वेलकम स्टूडेंट। हम बायो का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ठीक है, लेसन 8 है ये आपका। ठीक है, ऑर्गेनिज्म कहने से मतलब हमारा ये है कि किसी भी तरह के जीव जंतु जानवर पेड़ पौधे, ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है, तो जितनी भी हमारे पेड़ पौधे जीव जंतु जानवर है उनमें से मैंने सभी को नाम दे दिया ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म किस तरह से रिप्रोड्यूस करता है बेटा? रिप्रोड्यूस नाम से ही समझ में आ रहा है ना, रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन होता क्या है पहले तो इसे समझ लेते हैं बेटा। रिप्रोडक्शन जब हम बायोलॉजी की बात कर रहे हैं तो रिप्रोडक्शन का मतलब होता है हमारे पास रिप्रोडक्शन इट इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस न्यू ऑर्गेनिज्म। जो भी एग्जिस्टिंग आप जिसको भी जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है, ह्यूमन बींग्स अपने ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, उनके जो बच्चे होंगे वो न्यू ऑर्गेनिज्म हो गया। ठीक है, इसी तरह से कुत्ता बिल्ली जो भी आप ऑर्गेनिज्म समझ रहे हो, ठीक है, उसका जो नेक्स्ट जनरेशन होगा न्यू ऑर्गेनिज्म होगा जो कि बायोलॉजिकली उसी से मैच करता होगा जैसा वो खुद है। ठीक है, दिस इज रिप्रोडक्शन। ठीक है ना, सिंपल शब्द में कहें तो अपना जनरेशन आगे बढ़ाना। ठीक है, वही हमारा क्या है? रिप्रोडक्शन। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन का आगे बढ़ना ही हमारा क्या है? रिप्रोडक्शन। अब ये रिप्रोडक्शन हम अपने आसपास किसी भी तरह के जीव जंतु जानवर ह्यूमन बीइंग्स हर कैटेगरी में हम रिप्रोडक्शन देख सकते हैं। ठीक है ना, समझ में आ गई इतनी बात। अब देखो, अब यहाँ से क्वेश्चन तैयार होता है, व्हाट इज द नीड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब इस रिप्रोडक्शन की जरूरत क्यों है बेटा? देखिए, रिप्रोडक्शन जो है वो नेसेसरी चीज नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको कहते हैं कि ये जरूरत है। देखो, इंसानी जीवन जीने के लिए मैंने जब लाइफ की अगर हम बात करें बेटा, तो लाइफ में हमारे पास सांस लेना, खाना खाना, उसको डाइजेस्ट करना, ठीक है, पूरी तरह से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का शरीर में होना, ठीक है ना, ये सारे प्रोसेस हमारे लाइफ के लिए जरूरी है। लेकिन हमारे लाइफ के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी नहीं है। तो रिप्रोडक्शन की जरूरत किस बात पे है, समझ रहे हो बात? ठीक है, एक इंसान को जीने के लिए सांस लेने की जरूरत होती है, ठीक है ना, खाना खाने की जरूरत होती है, उस खाने को हजम करने की जरूरत होती है, अपने हाथों पैरों पे कंट्रोल होना जरूरी होता है उसका, वो तो हमारी नेसेसरी चीजें हैं। लेकिन रिप्रोडक्शन का क्या मतलब है और उसकी जरूरत क्यों है? अब सिंपल सी बात समझिए बेटा, रिप्रोडक्शन की जरूरत इसलिए है कि ये इंश्योर करता है, किस चीज को इंश्योर करता है? कि कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। The process of reproduction ensures the continuity of life on the earth. ठीक है, धरती के ऊपर जीवन बनी रहे इस चीज को इंश्योर करता है। ठीक है ना, अगर मान लीजिए मैंने कोई स्पीसीज ले लिया, मान लो कि ह्यूमंस ने ही रिप्रोडक्शन बंद कर दिया, ठीक है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि अगर ह्यूमन रिप्रोडक्शन ना हो, यानी अपने नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस करना बंद कर दें, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि मानव जाति ही धरती के ऊपर धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो जाएगी। एक्सटिंक्ट यानी विलुप्त हो जाएगी, समझ रहे हो बात? तो रिप्रोडक्शन इसलिए जरूरी होता है क्योंकि वहां पे रिप्रोडक्शन इस चीज को श्योर करता है कि ये जो जनरेशन है ये आगे धरती पे कंटिन्यू करे। ठीक है ना, तो प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन एंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ रिप्रोडक्शन बाय एनी ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अपने ऑफस्प्रिंग को आगे बढ़ा के ये बात इंश्योर हो जाता है कि ये अब जनरेशन टू जनरेशन ये हमारा चलता रहेगा। ठीक है ना, it also ensures that the particular species will continue to exist on the earth for a time to come। ठीक है, फॉर ऑल टाइम टू कम, ये जब तक धरती रहेगी अगर रिप्रोडक्शन होता रहा तो वो स्पीसीज भी क्या होगी? जिंदा रहेगी। ठीक है, अगर हम डॉग्स की बात करें, अगर इनका रिप्रोडक्शन बंद हो जाए, ठीक है, लायंस की बात करें, इनका रिप्रोडक्शन अगर बंद हो जाए तो धीरे धीरे क्या होना स्टार्ट हो जाएगी? एक्सटिंक्ट। तो इसलिए रिप्रोडक्शन जरूरी है ताकि वो जीवन धरती पे मौजूद रहे। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अब आता है कि रिप्रोडक्शन की जब हम बात कर रहे हैं, यानी कि एक ऑफस्प्रिंग तैयार हुआ, एक नया स्पीसीज, एक हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म से दूसरा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हुआ, तो अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि व्हाई आरंट वी अलाइक? तो हम सबके सब एक जैसे क्यों नहीं है? ठीक है, मान लीजिए, इसका कहने का मतलब ये है कि अगर ह्यूमन की बात करें, हम इंसानों की बात करें, तो सारे इंसान एक ही जैसे क्यों नहीं है बेटा? एक जैसे नहीं होंगे। अगर ऐसा होने लग जाए, बिल्कुल एक ही जैसे बनने लग जाए सबकी हाइट, सबका रंग, सबके बाल, ठीक है, अगर एक ही तरह के तैयार होने लग जाए तो वो क्लोन्स होंगे। ठीक है, वो क्या होंगे? क्लोन्स होंगे, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हम एक जैसे क्यों नहीं है बेटा? हम लोग सिमिलर तो हैं, वी ऑल आर सिमिलर बट आर नॉट आइडेंटिकल, लेकिन सब आइडेंटिकल नहीं है। देखो, सिमिलर कहने का मतलब ये है,
अगर इंसानों की बात लेते हो तो बेटा हर इंसान के 2 हाथ, 2 पैर, दो आंख, ठीक है। तो जो ये डिजाइन होता है ना, शरीर का जो डिजाइन होता है, जो बनावट होती है, इंसानों का जो बनावट है वो जानवरों से अलग है, फिर जानवरों का जो बनावट है वो पक्षियों से अलग है ना। तो ये जो डिजाइन होगा वो सबका अपनी कैटेगरी के हिसाब से सेम होगा, लेकिन सभी एक दूसरे से क्या होंगे, अलग अलग होंगे, ठीक है। अगर आप 2 भाई बहन घर में हो तो आपकी हाइट अलग होगी, आपके भाई की या बहन की हाइट अलग होगी, उसका रंग हो सकता है अलग हो, ठीक है, उसके दांतों का स्ट्रक्चर क्या हो, अलग हो। तो हम सब एक जैसे नहीं हो सकते, ठीक है। हम लोगों का शारीरिक बनावट तो एक जैसा हो सकता है, लेकिन हम कुछ चीजों में क्या होंगे, अलग होंगे। और ये अलग क्यों होंगे, क्योंकि हमने देखो 9th क्लास में पढ़ा था, हमने सेल पढ़ा हुआ है ना, ठीक है। तो ह्यूमन बॉडीज में बहुत से सेल होते हैं, ठीक है, और हर एक सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। अब यहाँ पे क्या कंटेन होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स भी आपने पढ़े हुए हैं, ठीक है ना। तो ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं, एक्चुअली इनके ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन होता है। किस तरह का इन्फॉर्मेशन होता है बेटा, इन्फॉर्मेशन होता है जो तुम्हारे पेरेंट्स से तुम्हारे पास आता है, ठीक है, तुम्हारे पेरेंट के थ्रू तुम्हारे पास आता है, ठीक है ना। तो ये इन्फॉर्मेशन क्रोमोसोम कैरी करता है, और ये जो क्रोमोसोम्स जो हैं वो इनमें हमने ये पढ़ा हुआ है, डीएनए वगैरह हमने पढ़ा हुआ है ना बेटा। तो ये हमारा क्या होता है, हर एक में क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है। हर एक का हमारे पास चेंज होता है, इसलिए हम सारे के सारे क्या नहीं होते, एक जैसे नहीं होते। शारीरिक बनावट में एक जैसे होते, लेकिन सब चीजों में हम क्या नहीं होते, एक जैसे नहीं होते, ठीक है। तो अब मोटी मोटी बात हमारे सामने क्या आ गई कि हम जब रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो गया, डीएनए, है ना। सब इंसानों में डीएनए हर एक का क्या है, अलग अलग है, ठीक है ना। तो रिप्रोडक्शन इज स्टार्ट विद द रिप्रोडक्शन ऑफ डीएनए कॉपिंग टू दिस डीएनए, ठीक है। यानी कि हमारे पास जब रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो रिप्रोडक्शन हमारा स्टार्ट ही कहां से हो रहा है, रिप्रोडक्शन ऑफ डीएनए से हो रहा है, ठीक है। डीएनए रिप्रोड्यूस हो रहा है, वहीं से हमारा क्या स्टार्ट हो रहा है, रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो रहा है। इतनी बात समझ में आती है भाई, ठीक है। चलें आगे, चलो व्हाट इज वेरिएशन। अब वेरिएशन की थोड़ी सी बात समझ लो, ये इतना बाद में जाके आपको इसका इंपॉर्टेंस पता चलेगा। फिलहाल अभी आप समझ लीजिए कि वेरिएशन क्या होता है और वेरिएशन की जरूरत क्यों होती है। बेटा वेरिएशन का मतलब अभी मैंने बताया आप लोगों को कि जब हम कोई रिप्रोडक्शन की बात कर रहे होते हैं तो वेरिएशन क्या होता है, इट इज द चेंज इन द कैरेक्टर और ट्रेट्स, ठीक है। उस जो न्यू बॉर्न बेबी है उसके कैरेक्टर्स या उसके बनावट में जो चेंज होता है ना, वो हर एक के लिए अलग अलग होता है। ट्रेट्स ऑफ एन इंडिविजुअल यानी कि प्रत्येक व्यक्ति का क्या होगा, अलग अलग होगा, विच हैज नॉट एग्जिस्टेड इन देयर पेरेंट्स। हो सकता है कि उनके पेरेंट्स में ना हो, ठीक है, लेकिन उस बच्चे में आया हो, ठीक है। कहने का मतलब ये कि मान लीजिए आंखों का कलर ही आप ले लीजिए, ठीक है ना। हो सकता है कि दोनों पेरेंट्स की आंखों का कलर ब्लैक हो या ब्राउन हो, किसी का ब्राउन हो किसी का ब्लैक हो सकता है बच्चे का कुछ और ही कलर आ जाए आंखों का। तो ये जो चीजें हैं, दीज आर द वेरिएशंस। इस तरह की जो चीजें हैं वो वेरिएशंस है। वेरिएशन बहुत खुद ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है। अभी आपके लेवल के लिए मैंने इतना ही समझा दिया आपको कि वेरिएशन जो है वो हमारा जब हम बोलते हैं तो उसके कैरेक्टर में यानी कि उसके शारीरिक बनावट में, ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति का जो चेंज आता है दैट इज वेरिएशन। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है बेटा, इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि जो भी इन्वायरमेंटल चेंज है ना हमारे आसपास, जहां पे भी आप रहते हो, जैसे पहाड़ों पे जो लोग रहते हैं उनका ब्लड का अमाउंट ज्यादा होता है, वहां पे प्रेशर का फर्क पड़ जाता है उनके मुकाबले जो कि जमीन पे समतल भूमि पे रहते हैं, ठीक है। तो किस तरह से एनवायरनमेंट चेंज होता है तो वो कैसे उन चीजों को अडेप्ट कर लेता है धीरे धीरे, इसके लिए इसमें वेरिएशन क्या होता है, हेल्पफुल होता है। आगे बात इतना समझ में आ गया। चलो अब आ जाओ, ये तो इतना सारा जो हमने किया अभी तक बेटा ये सिर्फ आपका इंट्रोडक्शन था, ठीक है। अब आप आ जाइए बेटा टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन पर, ठीक है। रिप्रोडक्शन के टाइप की बात करते हैं बेटा। रिप्रोडक्शन का टाइप हमारा बेसिकली दो भागों में दो भागों में मतलब दो तरह से हम इसको करते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। असेक्सुअल या एसेक्सुअल दोनों नाम से ही ये बोला जाता है। बहुत से लोग असेक्सुअल बोलते हैं, बहुत से लोग एसेक्सुअल बोलते हैं, ठीक है, दोनों ही बात सही में, ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये दो ही कैटेगरी में हमारा रिप्रोडक्शन होता है। सबसे पहले ये वाला करते हैं, दिस इज द सिंपलेस्ट वन। याद रखिएगा इस तरह का जो रिप्रोडक्शन होता है ना ये सिंपलेस्ट वन होता है, ठीक है। पेड़ पौधों में जो होता है, ठीक है, छोटे छोटे जीव जंतु में छोटे बैक्टीरिया में जो होता है ये हमारे पास असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, याद रखिएगा, ठीक है। ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन है, ठीक है। तो
इसमें क्या होता है बेटा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। द रिप्रोडक्शन ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट, ध्यान रखिएगा असेक्सुअल में सिंगल पेरेंट होता है, किसी तरह के कोई भी सेक्स सेल इन्वॉल्व नहीं होते, ठीक है, क्योंकि जो ह्यूमन बींग्स हैं या कुत्ते बिल्ली वगैरह जो हैं इस तरह के में जहाँ पे हमारे पास सेक्स सेल की ज़रूरत होती है, अलग अलग सेक्स सेल की ज़रूरत होती है, यानी कि मेल सेक्स सेल और फीमेल सेक्स सेल, आगे हम पढ़ेंगे बेटा उस चीज़ को, ठीक है, वो अलग से उनका फ्यूजन होता है, ठीक है, अलग से मेल सेल और फीमेल सेल मिलते हैं तो नया ऑर्गेनिज्म कुछ तैयार होता है। यहाँ पे क्या है, असेक्सुअल में सिर्फ एक ही पेरेंट होगा, ठीक है। द रिप्रोडक्शन ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स सेल, किसी तरह का सेक्स सेल के इन्वॉल्वमेंट के बिना, या गैमेट्स जो हम बोलते हैं ना, उसे हम क्या बोलते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये इतनी बात समझ में आ गई बेटा, रिप्रोडक्शन की हम बात कर रहे हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। इसमें हमने क्या कहा, सिंगल पेरेंट की जरूरत होती है, इसमें किसी भी तरह का फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है ना, दो अलग अलग डिफरेंट सेक्स सेल का कोई फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे, इट इन्वॉल्व्स सिंपल डिवीजन ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब मैंने पहले ही बोल दिया था, ये रिप्रोडक्शन हमारा सबसे सिंपल रिप्रोडक्शन है, ठीक है, तो इसमें सिंपल डिवीजन ही होता है, यानी कि एक से दो या उससे ज्यादा अपने आप क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं, ठीक है, ठीक है बेटा, इन्वॉल्विंग ओनली वन पेरेंट विदाउट फ्यूजन ऑफ द गैमेट, ठीक है। तो सिंपलेस्ट मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है, इतना हो गया हमारे पास। एग्जाम्पल के लिए आप देख लिए बाइनरी फिशन ऑफ एमीबा। देखिए बाइनरी फिशन ऑफ एमीबा का केस तो जो आपने 8th क्लास में भी एक बार पढ़ा था, एमीबा का स्ट्रक्चर भी आप लोगों ने 8th में देखा होगा, ठीक है ना। इसका एक बाइनरी, मैंने 2 एग्जांपल लिए हैं इसके, हालांकि इसके बहुत सारे एग्जांपल हमारे पास आगे आएंगे, ठीक है। बाइनरी फिशन ऑफ एमीबा एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, बेटा ये मैंने यहाँ पे गलती से रिप्रोडक्शन लिखा था, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। देखिए गुलाब का पौधा अगर आपने देखा होगा तो उसकी टहनी काट के, है ना, बरसात के मौसम में क्या करते हैं, बढ़िया गुलाब का पौधा होता है जिसे हम कलम काटना बोलते हैं, तो काट के आप लगा दीजिए, वहां से भी एक क्या आ जाएगा, एक पेड़ पौधा निकल के आ जाएगा। किसी तरह के किसी और की जरूरत तो नहीं पड़ी, यानी एक पेड़ के टुकड़े से आपने काट के दूसरा पेड़ उगा लिया, है ना, गुलाब का एक छोटा सा पौधा उगा लिया, पेड़ उगा लिया, ठीक है। तो इस तरह के जो रिप्रोडक्शन होंगे ये हमारे असेक्सुअल में होंगे, ठीक है, समझ में आ रही है बात, ठीक है। अब चले आगे। अब देखिए ये बहुत लंबा चैप्टर है बेटा, तसल्ली से पढ़ते चले जाइए। टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखिए हम असेक्सुअल पढ़ रहे हैं और असेक्सुअल के भी हमारे क्या आ गए, टाइप आ गए। अभी पढ़ लो, इसके बाद मैं फ्लो चार्ट बना के इसका अलग से दिखा दूंगी, ठीक है। अभी फिलहाल ऐसे ही पढ़ो, उसके बाद ना जब चैप्टर खत्म होगा तो एक फ्लो चार्ट बना के मैं आपको अलग से दोबारा समझा दूंगी, ठीक है। एक और वीडियो बना देंगे, बोर्ड पे बना देंगे, ठीक है। टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन 6 तरह का होता है और हमें ये 6 के 6 पढ़ने हैं। फिशन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, रीजेनरेशन, फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है। ये 6 के 6 ही हमें पढ़ने हैं, ध्यान दीजिए। फिशन से स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। फिशन, अब 2 वर्ड आप देखेंगे बेटा, एक यहाँ पे मैंने ना एक वर्ड मैंने यूज किया था फ्यूजन, यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज किया था, यहाँ पे ये रहा फ्यूजन, ठीक है, फ्यूजन वर्ड यूज किया था, और यहाँ पे एक हम वर्ड यूज कर रहे हैं फिशन। तो बेटा फ्यूजन और फिशन में क्या फर्क है, फिजिक्स में आपको फ्यूजन और फिशन भी सुनाई देगा। फ्यूजन होता है जब हम 2 चीजों को इकट्ठे मिला लेते हैं। अच्छा फ्यूजन म्यूजिक तो सुना होगा ना, इधर का कुछ उधर का कुछ इधर का कुछ लेके एक अजीब सा म्यूजिक बना दिया, तो फ्यूजन यानी 2 या 2 से ज्यादा चीजों को मिला के कुछ नया तैयार करना, ठीक है। और फिशन का क्या मतलब होता है कि किसी बड़ी चीज को तोड़ देना या उसका ब्रेक हो जाना छोटे छोटे टुकड़ों में, ये हो गया फिशन, ठीक है। तो हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं, फिशन पढ़ रहे हैं। तो फिशन क्या होता है कि वो प्रोसेस होता है, बेटा आप इनको ना पॉज करके अपने नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। इन द प्रोसेस ऑफ फिशन यूनिसेलुलर, अब यूनिसेलुलर की बात समझो, यूनि मतलब सिंगल, सेलुलर मतलब सेल वाला, ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इन द प्रोसेस ऑफ फिशन अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी कि सिंगल सेल स्प्लिट्स और डिवाइड्स, बात एक ही है, ठीक है। आप स्प्लिट याद रख लो या डिवाइड याद रख लो। तो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डिवाइड होता है 2 या 2 से ज्यादा ऑर्गेनिज्म में। एक सिंगल सेल डिवाइड हो गया 2 या 2 से ज्यादा सेल या ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन प्रोटोजोआ, ठीक है, प्रोटोजोआ में तुम्हारे एमीबा, पैरामीशियम ये सब आते हैं, ठीक है, एंड बैक्टीरिया।
राइट। तो अब देखिए दो तरह के फिशन होते हैं हमारे पास, फिशन पढ़ रहे हैं, फिशन भी कितनी तरह के होते हैं, दो तरह के, ठीक है, बाइनरी फिशन एंड मल्टीपल फिशन। बाइनरी फिशन का मतलब ये, बाइनरी फिशन, बाइनरी का मतलब बाई का मतलब ही हमारे पास क्या होता है, टू, और मल्टीपल यानी दो से ज्यादा, ठीक है बेटा। बहुत जल्दी से देख लेते हैं। बाइनरी फिशन में क्या होगा, जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म होगा, पेरेंट यानी कि जो ओरिजिनल होगा, पेरेंट ऑर्गेनिज्म का मतलब जो ओरिजिनल सेल होगा या ओरिजिनल ऑर्गेनिज्म होगा, दैट स्प्लिट्स और डिवाइड्स टू फॉर्म टू न्यू ऑर्गेनिज्म। बेटा बाई है, बाई में एक सिंगल सेल टूट के क्या बना देगा, दो नए ऑर्गेनिज्म तैयार कर देगा, ठीक है। और कैसे होगा ये, कैसे होगा देखो, पहले हम यहाँ पे एक अमीबा का स्ट्रक्चर ले लेते हैं, इसे हमने नाम दे दिया पेरेंट सेल। जब ये अमीबा कंप्लीटली ग्रो कर जाएगा, कंप्लीटली बड़ा हो जाएगा, ठीक है, अपने साइज में जितना वो बड़ा हो सकता है, जब वो कंप्लीटली बड़ा हो जाएगा यानी फुली ग्रोन अमीबा जब होगा, तो देखिए आपने पढ़ा होगा कि जब भी हम इस तरह के सेल लेते हैं तो उसके अंदर हम क्या लेते हैं, हमें क्या पता होता है, न्यूक्लियस होता है, उसके चारों ओर क्या होता है बेटा, साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म क्या चीज होता है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो सुन लो। साइटोप्लाज्म हमारे पास ग्राउंड मटेरियल होता है सेल का, किसी भी सेल का ग्राउंड मटेरियल होता है, जिसके अंदर वो सारे रॉ मटेरियल होते हैं जो सेल को फंक्शन करने के लिए जरूरी होता है, सेल के काम के लिए जरूरी होता है, सेल को काम करवाने के लिए जरूरी होता है, ठीक है ना। तो साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस के चारों ओर किस चीज से बंधा कौन सी चीज फैली हुई है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म ये पानी जैसा नहीं होता, ये बिल्कुल सख्त भी नहीं होता, कि ये प्लाज्मा जैसे स्टेट में होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास पेरेंट सेल है। जब ये पूरी तरह से ग्रो कर गया, बड़ा हो गया, तब ना इसका न्यूक्लियस खिंचना स्टार्ट करता है। ये ना थोड़ा सा अजीब सा डायग्राम बन गया, तो लेकिन ये ना ये कुछ इस तरह से ना, इस तरह से फ्लैट होना स्टार्ट होता है, ऐसे सिलिंड्रिकल शेप बनना स्टार्ट होता है। ये जो न्यूक्लियस है ये फ्लैट होना यानी लंबा होना स्टार्ट होता है, ठीक है। न्यूक्लियस क्या होना स्टार्ट होता है, इसका लेंथन होना स्टार्ट होता है। फिर उसके अगले स्टेप में क्या होता है कि जब ये खिंचता चला जाता है, खिंचता चला जाता है, और एक टाइम ऐसा आता है कि बीच में से ना ये ब्रेक होना स्टार्ट, इस तरह से नेक और वेस्ट का एक पोजीशन आता है, और ये क्या होता है, बीच में से क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। ब्रेक होके दो सेपरेट न्यूक्लियस बन जाते हैं, ठीक है। तो एक फुली ग्रोन अमीबा से न्यूक्लियस उसका बढ़ना स्टार्ट हुआ, लंबा होना स्टार्ट हुआ। अब ये होते होते बीच में क्या आएगा, इसमें स्ट्रेच आएगा, वेस्ट और नेक का एक हमारे पास अलग से शेप आ जाएगा, और दो हमारे पास क्या होंगे, ये नेचुरल फिनोमेना है बेटा इसका, ठीक है। यही तो हमें पढ़ना है, यही हमारा रिप्रोडक्शन है, ठीक है। लेकिन किसका, ह्यूमन बींग्स का नहीं, इसमें हम विदाउट सेक्स सेल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये दो अलग अलग न्यूक्लियस हो गए, और इसके आसपास का देखो, ये एक न्यूक्लियस के साथ साइटोप्लाज्म मिलके अलग सा हो रहा है, ये अलग हो रहा है। एक टाइम ऐसा आता है कि बीच में से पूरी तरह से टूट जाता है और दो अलग से सेल तैयार होते हैं, ठीक है। अब ये जब बड़ा होगा, ये भी बिल्कुल इसी प्रोसेस से जाएगा, ऐसे ये जब पूरी तरह से ग्रो हो जाएगा अमीबा, फिर ये खुद जब बड़ा हो जाएगा, फिर इसका सेल इस तरह से हमारे पास क्या होगा, डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। इतना समझ में आ गया। चलो आ जाओ मल्टीपल फिशन पे। मल्टीपल फिशन में क्या होगा, एक सेल टूट के एक से ज्यादा में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बेटा, कुछ अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर हमारे पास, मैंने ऊपर ना सारा ये लिखा हुआ है, एक बार आप यहां से देख लीजिएगा, ठीक है। ये देखिए एक न्यूक्लियस है हमारे पास, ठीक है। न्यूक्लियस भी क्या, पहले सेल देख लेते हैं। सेल के चारों ओर हमारे पास क्या है, सिस्ट है, एक प्रोटेक्टिव सेल वॉल है, ठीक है। एक ही न्यूक्लियस है। कुछ अनफेवरेबल कंडीशंस में क्या होगा कि ये सेल हमारा डिफरेंट नंबर ऑफ सेल्स में बढ़ना स्टार्ट करेगा। मैनी डॉटर सेल्स इसके अंदर यहाँ पे क्या हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे, ठीक है। और एक टाइम ऐसा आएगा कुछ कंडीशंस में कि ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा, यानी कि सिस्ट हमारा क्या हो जाएगा, ब्रेक। ये वाला ऊपर जो ये प्रोटेक्टिव सेल वॉल था ना, ये क्या हो गया, ब्रेक। और ये क्या हो गए, हमारे क्या हो गए, डॉटर सेल हमारे क्या हो गए, रिलीज हो गए, ठीक है। डॉटर सेल क्या हो गए, हमारे रिलीज हो गए। तो एक न्यूक्लियस से देखो हमारे पास, एक सेल से कितने सारे हमारे पास क्या तैयार हो गए, मल्टीपल सेल तैयार हो गए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कुछ नोट्स लिखा हुआ है, इसको पॉज करके आप इसके नोट्स तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। ये ना एक प्लाज्मोडियम का केस है। प्लाज्मोडियम हमारा क्या होता है बेटा, प्रोटोजोआ। ये वाला जो केस है ना, ये हमारे पास प्लाज्मोडियम का ही मैंने ये केस लिया हुआ है। ये प्रोटोजोआ होता है जो टूटने के बाद कम से कम एक, मैं इसकी बात कर रही हूँ, प्लाज्मोडियम की बात कर रही हूँ, टूटने के बाद कम से कम 1000 डॉटर सेल में रिप्रोड्यूस होता है, ठीक है, ठीक है। इट इज अ मलेरिया पैरासाइट, ये बोलने की जरूरत नहीं है, या हमने लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है। इट इज अ मलेरिया पैरासाइट, और जो क्या प्रोड्यूस करता है, मलेरिया डिजीज प्रोड्यूस करता है,
ठीक है बेटा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। प्लीज इसको करो, आगे वाला वीडियो मैं जल्दी भेजती हूँ। थैंक यू।